नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बड़ी कृपा की आपने मौका दिया संवाद का। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, पंजाब में क्या हो रहा है? गुरदासपुर जो पाकिस्तान के साथ सीमा पर सटा हुआ इलाका है, वहां पर पुलिस चौकी के अंदर दो पुलिस अधिकारी, एक एएसआई और एक होमगार्ड, उनको गोली मारकर कोई चला गया और बताया जा रहा है सीमा पार से आया कोई गैंगस्टर था। बड़े शर्म की बात है कि बॉर्डर एरिया पे जहां हमारी चौकसी उत्कृष्ट होनी चाहिए, वहां पर हमारी चौकसी बिल्कुल निकृष्ट है। इस घटना के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था और इसके बारे में आपके चैनल के माध्यम से ये वेकअप कॉल नहीं, इसके पहले भी घटनाएं हुई थी, लेकिन हमने नसीहतें नहीं ली। सीसीटीवी लगे हैं मगर काम नहीं करते हैं। अगर सीसीटीवी यहां नहीं काम करेंगे तो ये और हमें बता दें कहां काम करेंगे, ये और बता दें। वीआईपी के दरवाजे पर, वीआईपी के गेट पर क्या केवल उन्हीं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगा है? इतनी भारी कीमत देश ने हमारे पंजाब पुलिस के दो जाबाज एएसआई गुरनाम सिंह और होमगार्ड अशोक कुमार को गोली मार दी पॉइंट ब्लैंक रेंज से। और हुआ यह कि वहां पे जो एसएचओ थे बनारसी दास दोरण नगला, इन्होंने जब देखा कि इनके कॉल रिसीव नहीं हो रहे हैं तो इन्होंने वहां पर सरपंच कमलजीत सिंह को कॉल किया। कमलजीत सरपंच जब वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि जो हमारे मारे हुए जो शहीद एएसआई गुरनाम सिंह थे, वो अब कुर्सी पे बैठे, दोनों हाथ उनकी जेब में थे और उसी पोजीशन में उनकी हत्या हुई थी। होमगार्ड अशोक कुमार पलंग पे लेटे थे और रजाई से उनके ऊपर थी। ये तो हुआ वहां मौका मुआयना के बाद सरपंच ने यह भी बताया अपने एसएचओ को, बनारसी दास दोरण नगला को, कि सीसीटीवी लगे थे मगर काम नहीं कर रहे थे। घटनाक्रम की गंभीरता से अगर आप जानना चाहें, ये चौकी जहां पर ये दो हमारे पुलिसकर्मियों की हत्या हुई है, ये बॉर्डर से मात्र 1 किलोमीटर दूर है। घटनाक्रम संडे का है। संडे को दो लोगों ने क्लेम किया है, तहरीक तालिबान हिंदुस्तान, टीटीएच, तहरीक तालिबान हिंदुस्तान, और एक वहां का चोट्टा है गैंगस्टर तथा कथित, दोनों क्लेम कर रहे हैं। लेकिन जो इनका सोशल मीडिया पे पोस्ट आया है तहरीक तालिबान हिंदुस्तान का, इसमें इनका मोनोग्राम है, एक झंडा है, और जो हमारे जिनकी हत्या हुई है पुलिस कर्मियों की, एएसआई की और होमगार्ड की, उसकी फोटो भी इन्होंने पोस्ट की है। तो रविवार की रात तक इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया। हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने खैर इस पे चिंता व्यक्त की है, 1-1 करोड़ एक्सग्राशिया ग्रांट भी दिया है। यहां तक मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं बहुत निराश हूं। पुलिस की जो हिकमत अमली होनी चाहिए थी, जो अलर्टनेस होनी चाहिए थी, सरकार का जो प्रोएक्टिव अटेम्प्ट, वो भी पंजाब ऐसी खूंखार पुलिस के साथ ये वाकया हो जाए। और यही नहीं, इसके पहले भी जुलाई 27, 2015 को इसी तरीके से थाना दीनानगर गुरदासपुर में आक्रमण हुआ था। 2015 जुलाई 27 को। जनवरी 1, 2016 को पठानकोट एयरफोर्स बेस पे हमला हुआ था। मतलब हमने कोई सबक ली नहीं, ना हमने कोई सीख ली। अटैक पे अटैक हो रहे हैं और हमारे सीसीटीवी काम नहीं कर रहे हैं। पुलिस की एक प्रक्रिया होती है कि एक बैकअप का बैकअप का बैकअप का बैकअप। आपने अगर फोन मिलाया तो क्या वायरलेस नहीं रहता वहां पे? क्या वहां पे बड़ी सिस्टम नहीं होता कि अगर कहीं से आपका कम्युनिकेशन अगर आधे घंटे 1 घंटे में नहीं हो रहा है तो आपके चेक्स एंड बैलेंसेस रहें? तो सुबह आपने, ये तो भला हो हमारे सरपंच महोदय का कि सरपंच महोदय ने तत्परता के साथ जाकर के उसको देखा, लेकिन सरपंच अगर ना होते, तब कमलजीत सिंह ना होते, तब आप क्या करते? कमलजीत सिंह ठीक है, बहुत अच्छा, लेकिन हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन, वायरलेस सिस्टम, बड़ी सिस्टम, इसके बारे में अगर हम कर लेते हैं, ये तो बॉर्डर का एरिया है, 1-1 सेकंड की सूचना आप तक रहनी चाहिए। हमें क्या लगता है कि इसमें हमारी लापरवाही भी कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर नहीं कहेंगे तो दोबारा हम घटना को दावत देंगे। हमारी चाक चौबंदी और हमारी अलर्टनेस में मुझे कमी दिख रही है। हमारा वायरलेस सिस्टम, हमारा बड़ी सिस्टम, हमारा इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन और अच्छा होना चाहिए। मोबाइल फोन पे अगर कम्युनिकेशन, इसके अलावा कोई कम्युनिकेशन नहीं है क्या? कहते हैं वायरलेस अगर होता तो क्या होता? वायरलेस अगर ये होता, वायरलेस से सूचना नहीं भी मिलती है, तो जिसको हम कहते हैं एनटीआर, नथिंग टू रिपोर्ट, वही मालूम पड़ देता कि कोई दुर्घटना हो गई है, इसीलिए किसी तरह की कोई सूचना और इस प्रकार नहीं आ रही है। अब इस घटना के बाद एएसआई कुर्सी पे, दोनों हाथ जेब में, पॉइंट ब्लैंक पे हत्या हुई है। 6 एमटीज मिले हैं,
6 एमटीज मिले हैं। अब एमटीज किस चीज के, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन अब उनकी मार्किंग किसकी है? पाकिस्तान की मार्किंग है। जैसे हमेशा जब कभी आपने कहा संभल में ले लीजिए या अन्य ऐसे स्थानों पर, तो पीओएफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के खाली कारतूस निकल के आते थे। लेकिन इसके बाद अगर आप देखें तो एसएसपी आदित्य साहब ने और डीआईजी संदीप गोयल साहब ने यह कहा है कि साहब हमें बड़े महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। अब ये तो नहीं कहेंगे तो और कहेंगे क्या? अगर ये भी नहीं कहेंगे तो और कहेंगे क्या? भगवान करे उनको संदीप जो महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं उसके ऊपर कार्रवाई करें, सफल अनावर करें, और ये जो हजरत है शहजाद भट्टी चोट्टा, कम से कम इसको इसी तरीके से मारे जैसे कि हमारे पुलिसकर्मी की हत्या हुई थी। और इसके साथ ही ये जो तहरीक तालिबान हिंदुस्तान है, इसके बारे में तो ये कहा कि इसके बारे में हमारी जानकारी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया से अगर इस तरीके का इन्होंने भड़काऊ पोस्ट किया है और क्लेम किया है तो ये एक चिंता का विषय है। लेकिन मैं एक चीज आपको और अपने अनुभव से बताना चाहूंगा कि मैं कई वरिष्ठ अधिकारियों से मिलता जुलता रहता हूं और मुझे यह पता लगा कि पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर पे एक ऐसी खतरनाक एक साजिश है कि हमारे इंडिया के साइड में बिल्कुल बॉर्डर से सटी हुई ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन गई हैं। और बिल्कुल बॉर्डर से सटा कि अगर मेरा मान लीजिए अगर फार्म हाउस है बॉर्डर पे, तो मैं कोशिश करूंगा बॉर्डर से जितनी दूर हो सके मैं वहां बनाऊंगा। बॉर्डर से सटा के तो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मालूम है कि जहां चोर की अम्मा बैठी है वहां पर मैं क्यों बनाऊंगा। लेकिन न सिर्फ वहां पर बनाया और ऊंचे ऊंचे भवन बनाए। ऊंचे भवन के बारे में यह भी आशंका कुछ लोगों ने दबी जबान से यह व्यक्त की थी कि ये साहब ड्रोन से मादक पदार्थ, हथियार और एम्युनिशन और आपत्तिजनक वस्तुएं ड्रॉप करने की नियत से, जीपीएस मालूम पड़ जाता है और अपने तरीके से ड्रोन से ड्रॉपिंग हो सकती है। ड्रोन छोड़ दीजिए, कश्मीर में जब आग लगी थी और बांग्लादेश इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे टनल्स की आपने सुना ही होगा, लंबी लंबी टनल्स बनी है, तो सुरंग बना लीजिए, सुरंग से आइए, वारदात कीजिए, हमारे पुलिस अधिकारियों की हत्या कीजिए और फिर सुरंग के जरिए आप वापस हो जाइए। और किसी घर में अगर घुस गया रात को रात, तो वैसे भी सर्दी पंजाब में अभी काफी ठीक ठाक सर्दी है। ये सही है कि एनसीआर एरिया में सर्दी जो है करीब करीब खत्म हो गई है, लेकिन वहां पर लगता था जाग वाग थी नहीं, कोई चुपचाप आया कंबल ओढ़ के। क्योंकि पंजाब टेररिज्म में ये हम लोगों ने चूंकि देखा है, उनका एक अजीब सा तरीका होता है कि कंबल के नीचे स्वचालित हथियार लेके चलते हैं। कंबल लेके सभी चलते हैं, और कंबल नहीं है तो एक सदरी टाइप की चीज होती है, उसमें अपने हथियार और अपने रसद कारतूस लेके चलते हैं। तो अंजू जी, ये इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मकान हमने बनने क्यों दिए? मकान अगर बन गए हैं तो क्या हमने जरूरी नहीं समझा कि उसमें पूछे क्यों बनाया आपने बिल्कुल बॉर्डर से सटा करके? और अगर बॉर्डर पे बनाया है तो उनकी गतिविधियां क्या है, उनकी आपराधिक इतिहास, उनकी शोहरत आम, उनकी जरिया आमदनी क्या है? मालूम पड़ रहा है कि जमीन आपके पास है 500 गज और आपके घर पे 6 ट्रैक्टर खड़े हैं, 5 कारें खड़ी हैं, खर्चे आपके लाखों रुपए करोड़ों रुपए के हैं। तो ये समझना जरूरी नहीं समझा पुलिस ने कि आखिर इन जो बड़ी बड़े जो भवन बने हैं इनकी आमदनी का स्रोत क्या है? और अगर आमदनी के स्रोत को आपने पता नहीं लगाया तो ये मान के चलिए कि बॉर्डर पे अंजू जी जितनी भी ये भवन बने हुए हैं ऊंचे ऊंचे, ये शत्रुओं की सुविधा के लिए बने हैं, पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की सुविधा के लिए बने हैं, शहजाद भट्टी ऐसे चुट्टों की मदद करने के लिए और पाकिस्तान की मदद के लिए बने हैं। ये फिर कह रहा हूं, ये इनकी मदद के लिए बने हैं जिससे कि ड्रोन ड्रॉपिंग हो सके। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे जानकार पुलिस अधिकारी कह रहे हैं। इनको बनना नहीं चाहिए था, बन गए हैं, बावजूद इसके कि उनको हिदायत दी गई थी कि मकान हटा लें। लेकिन काश अगर वहां हमारे योगी जी होते तो बताइए इन भवनों का क्या होता। सर, अब तक तो वहां पर बुलडोजर चल गया होता। लेकिन सर, ये जो तहरीके तालिबान हिंदुस्तान जो ग्रुप आप बता रहे हैं, जिसके बारे में ज्यादा किसी को कुछ पता नहीं है, उन्होंने सोशल मीडिया पर बाकायदा वीडियो डाले हैं जिसमें दिख रहा है कि वो हमारे इन 2 पुलिसकर्मियों पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चला रहे हैं। सर, सवाल एक ये भी उठता है कि यहाँ तो पेट्रोलिंग होती रहती है बीएसएफ की, तो उसके बीच में इनका आना बड़ा मुश्किल है, तो यानी कि टनल्स है उसके जरिए आए होंगे, वरना बॉर्डर क्रॉस करके आना आसान तो नहीं है सर। फेंसिंग तो वहां पर भी है ना? फेंसिंग है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी है, लेकिन टनलिंग हर चीज की काट है। आपने एक बहुत प्रबल संभावना के ऊपर संकेत दिया है कि टनलिंग दोनों चीज की, तीनों चीजों की काट है, फेंसिंग की भी, बीएसएफ पेट्रोलिंग की भी और पुलिस पेट्रोलिंग की भी। अगर टनलिंग कर लिया आपने, टनलिंग से तो बिल्कुल आदमी
जैसे बांग्लादेश टू इंडिया, इंडिया टू बांग्लादेश, उसी तरीके से पाकिस्तान टू गुरदासपुर, गुरदासपुर टू पाकिस्तान। तो टनलिंग एक बहुत प्रबल संभावना है और मैं चाहूंगा कि पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी इन टनल्स के बारे में, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके देखें कि कहां कहां पर टनल्स हैं। जैसे कश्मीर में भी आपने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उन टनल्स को चिन्हित किया, उनको नेस्तनाबूद किया, उनको डिस्ट्रॉय किया। पंजाब में मुझे मालूम नहीं कि ये एक्सरसाइज हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन इस दुर्घटना के बाद आपने जो परामर्श दिया है, ये एक तरीके से फील्ड क्राफ्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है कि अगर कोई टनल है उसको चिन्हित करके उसको डिस्ट्रॉय करें, वरना हम उनको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए, जैसे हमारे 2 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई है, वो फिर दुस्साहस करेंगे। और दूसरा मेरा विकल्प यह है कि अगर वो यहां आ सकते हैं, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, लेकिन हमारे यहां भी बड़ा आक्रोश है, हमारे यहां भी इस बात को लेकर के बहुत क्रोध है। हो सकता है कि हमारे यहां का भी कोई आदमी जा करके उनके यहां जाकर के कोई ऐसी वारदात करते। नहीं होना चाहिए, हम लोग सभ्य लोग हैं, इस तरीके की हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन सबका हाथ और मुंह तो हम नहीं पकड़ सकते, न हम सबका मुंह दबा सकते हैं, सबका हाथ पकड़ सकते हैं। इन्होंने जो दुस्साहस किया, आखिर अशोक कुमार के और एएसआई के भी तो हमारे परिवार होंगे। अगर किसी के दिमाग में ये ठान ले और वो भी जाकर के इस तरह कर ले तो कोई बड़ी चीज नहीं है। और ये सबसे बड़ी चीज तो ये जो चोट्टा जिसने अपने आप को बड़बोलेपने में जिसने अपना नाम दिया है, भट्टी, शहजाद भट्टी, इनका तो इलाज मुझे साफ दिख रहा है, इनका इलाज और भविष्य मुझे बहुत अंधकारमय दिख रहा है। लेकिन ये बताइए कि सीसीटीवी लगे हैं और ठीक नहीं है, क्या इससे ज्यादा नालायकी कुछ हो सकती है? आपके सीसीटीवी बॉर्डर एरिया में जहां पर पहले भी चरमपंथी आक्रमण हो चुके हैं, मैंने आपसे बताया जुलाई 27, 2015 में और 1 जनवरी 2016 को, तो सीसीटीवी लगा के कम से कम इतनी कृपा कर लो। ये बिल्कुल अवॉइडेबल होता अगर उस स्थिति को आप जाने। अंजू जी, सीसीटीवी लगा है और काम नहीं कर रहा है, ये भी एक बहुत ही संदिग्ध एक बात है कि कब से खराब है, कब से खराब है सीसीटीवी, और अगर खराब है तो आपने उसको ठीक क्यों नहीं कराया? मेरे 2 सवाल का जवाब मैं चाहूंगा कि पंजाब पुलिस के आदित्य जी और संदीप जी मुझे न दें, अपने आप को दे लें। बड़ी लापरवाही जो है, इसके लिए बड़े प्रयास करने पड़ते हैं, ऐसी लापरवाही के सेंसिटिव एरियाज में तो कम से कम आपके पास फेल प्रूफ, फूल प्रूफ सिस्टम होना चाहिए। सीसीटीवी फेल कैसे हुए? आपने टनलिंग के बारे में क्या इंतजाम किया, क्या प्रिकॉशंस लिए, और नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया? अब तो टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, उसका मैं खुलासा नहीं करूंगा। टेक्नोलॉजी है कि अगर कहीं सुरंग वगैरह है वो चिन्हित कर देंगे और चिन्हित करने के बाद उनको नेस्तनाबूद कर देंगे। सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जो पंजाब है बॉर्डर स्टेट होने के साथ साथ अभी हाल फिलहाल में भी तो हमने खालिस्तानी पकड़े थे 4 वहां पर सरहद में, वो ट्रेन के ट्रैक पर आरडीएक्स मिला था और यहाँ के रूट से कठुआ और जम्मू की तरफ घुसपैठ हो रही है, इसके सबूत भी मिले हाल फिलहाल में। तो ऐसे में इतनी बड़ी चूक पंजाब की पुलिस कैसे कर सकती है? इंटरनल सिक्योरिटी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों? क्योंकि ये खबर संडे को आई थी, उसके बाद से सभी ने वहां पर चुप्पी साध ली थी, कोई बता नहीं रहा था। जब ये खबरें सोशल मीडिया पर आई हैं तब ये पता चला है कि वहां पाकिस्तान से आकर कोई मारकर चला गया। अंजू जी, चुप्पी इसलिए साधी कि उनके पास कोई दरअसल जवाब नहीं है। अगर कुछ जवाब होता तो ये तो एक साहब ये कह रहे हैं हमें इनकी जानकारी नहीं, एसएसपी आदित्य ये कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है, संदीप साहब कह रहे हैं, डीआईजी साहब संदीप गोयल साहब कि हमें बड़े महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। अरे तो महत्वपूर्ण सुराग मिल गए, 2 हमारे पुलिसकर्मी शहीद हो गए, उनको बेमौत उनकी हत्या कर दी गई, तो महत्वपूर्ण सुराग पे काम कीजिए। लेकिन जब आपका सीसीटीवी ही नहीं चल रहा है, आपका चौकी टू थाना का कनेक्टिविटी नहीं है, और चौकी का थाना छोड़ दीजिए, चौकी टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम, ये मुझे बताने की चाहिए इतनी बेसिक बातें। पंजाब पुलिस तो हमारे इंस्ट्रक्टर्स रहे हैं, सिखाते थे हम लोगों को, और कितनी कनेक्टिविटी और कैसे क्या क्या होती है। नेबरहुड वॉच स्कीम, बडी स्कीम तमाम होती थी कि छतों पर बैठा करके निगरानी रखते थे हर थाने चौक। भूल गए सब वो सब बात। चरमपंथियों के दिनों में चौकी के आसपास के 6 मकानों कहते थे यहां पत्ता हिला तो तुम्हारी ठीक खैरियत नहीं है। दूसरी चीज कि आपने सीसीटीवी की जो बात की वो खराब कैसे हो गया? खराब थे या खराब कराए गए? अब पंजाब सरकार की हम जिम्मेदारी की बात कर लें। अमृतपाल सिंह को जो खुली छूट और उसको भागने का मौका दिया गया, सब कुछ करने के बाद भी अमृतपाल सिंह भूमिगत हुआ कि नहीं हुआ, और सारी ताकत लगाने के बाद मनमाने तरीके से प्रकट भी हुआ, तो पंजाब सरकार की गंभीरता तो उस एक दृष्टांत से ही स्पष्ट हो जाती है कि वो कितने गंभीर हैं चरमपंथी गतिविधियों को
समाप्त करने में या उनको मटियामेट करने में। उनकी गंभीरता ये जो प्रकरण है आपका, इससे भी दिखाई पड़ रही है कि चरमपंथी आते हैं, धमकी दे रहे हैं। अब कौन किसको धमकी देगा, अंजू जी, ये भी बताना पड़ेगा। पंजाब का हमें याद है महाराजा रणजीत सिंह, हरि सिंह नलवा, ये तो जाकर के काबुल, कंधार और अफगानिस्तान को जाकर के 50 जूते मारे थे चरमपंथियों के, खत्म कर दिया था चरमपंथियों को। आज हमारे यहां आकर के ये लोग 2 कौड़ी के चोट्टे शहजाद भट्टी और ये सब आकर के कह रहे कि हमने हत्या की। और आपने जो बात की, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। कि न सिर्फ हत्या की बल्कि उसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। तो तहरीक तालिबान हिंदुस्तान जहां कहीं हो, इसको आइडेंटिफाई करें। सोशल मीडिया हैंडल्स कहां से ऑपरेट कर रहे हैं? पाकिस्तान से कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान से तो नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान से करेंगे या बांग्लादेश से करेंगे, और जहां से भी कर रहे हैं इनकी इंटेस्टाइन्स में जाकर के इनको करें समाप्त, वरना इससे कम पे बात बनेगी नहीं। सर, ये 2 पुलिसकर्मी उस पुलिस चौकी में है, इतने टाइम पर बैठते हैं, ये जानकारी भी तो कहीं से इनको मिली होगी। और इनको मारने के पीछे का मकसद क्या है? दहशत फैलाना उस इलाके में? क्योंकि ये अब सबको समझ में आ रहा है कि जम्मू कश्मीर में तो घुसपैठ हो नहीं पा रही है, तो पंजाब का जो बॉर्डर है वहीं से घुसपैठ हो रही है, वहीं से जम्मू की तरफ आतंकवादी जा रहे हैं। तो ये तो और भी ज्यादा संजीदा मामला हो जाता है ना सर। फिर तो जैसे आपको याद होगा, बीएसएफ को 50 किलोमीटर अंदर तक पेट्रोलिंग की इजाजत दी गई थी। तो अगर वहां पर भी ये सब हो रहा है, फिर तो केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि जो सीमावर्ती या बॉर्डर स्टेट्स होते हैं, यहां पर तो सीधे सीधे जो पुलिस है वो फिर केंद्र सरकार के अंडर ही होनी चाहिए। कुछ न कुछ तो इस पर रणनीति आनी चाहिए। और जो हमारा प्रहार का सिस्टम, इंटरनल सिक्योरिटी का भारत सरकार ने उसको लॉन्च किया है, उसमें इन तमाम चीजों का समावेश किया है कि अब केवल पंजाब, केवल हरियाणा, केवल यूपी, अब पूरे राष्ट्र का प्रति उत्तर चरमपंथी गतिविधियों पे जाएगा। और पूरा एक रिस्पांस का एक रोड मैप तैयार किया गया है। अब अगर इन्होंने किया है तो पंजाब और कश्मीर अकेले अकेले नहीं करेंगे, पूरा राष्ट्र करेगा। जो आपने ये पहला प्रश्न किया कि पंजाब पुलिस को लेकर के भारत की सरकार की पुलिस रखनी चाहिए, अब ये मान के चलिए कहां, एक तो पहली चीज, इस तरीके की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं ना हो। हमारी जो बेशकीमती जो जनहानि हुई है, होमगार्ड अशोक कुमार और गुरनाम सिंह एएसआई, इनको खोया है हमने। और इसके बाद भी अगर आप ये समझें कि अगर हम जागे नहीं तो इससे ज्यादा नालायकी हो नहीं सकती है, इससे ज्यादा प्रमाद हो नहीं सकता है। अब हमें एक साहब कह रहे हैं कि हमें सुराग मिले हैं, और सुराग मिले हैं तो फिर आपने किया क्यों नहीं? सीसीटीवी का खराब होना और कनेक्टिविटी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से न होना, थाने से न होना, ये एसएचओ बनारसी दास दोरंगाला ने, ये तो कहिए सरपंच को कमलजीत सिंह से कहा तो कुछ बात हुई, लेकिन क्या पुलिस थाना इतना निरीह हो गया कि सरपंच ही पे निर्भर करेगा? ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। और वो भी कहां? गुरदासपुर में, पाकिस्तान से 1 किलोमीटर दूर आप डिपेंड कर रहे हैं सरपंच पे, आपका कोई संसाधन नहीं है। ये 15 किलोमीटर है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। और आपकी ये जो लाचारी और निरीहता है, इसी चीज से जो वेदना है। हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने अगर 100 पॉइंट का हम कर सकते थे, हमने किया केवल 1%। 99% पे हम बिल्कुल फेल हो गए। सर, पंजाब पुलिस तो सीधे सीधे पंजाब के सीएम भगवंत मान है, उनके अंडर आती है, वही गृह मंत्री भी हैं। तो केंद्र सरकार को तो सवाल जवाब उनसे भी करने चाहिए। और फिर सबसे बड़ा सवाल तो ये कि इस घटना को दबाया क्यों गया, क्यों नहीं बताया गया कि असलियत में हुआ क्या है? ये भी तो बहुत बड़ी लापरवाही कहा जाएगा ना सर, कि जवाब ही नहीं था उनके पास, कुछ उनको पता ही नहीं था कि क्या हो गया। अंजू जी, हमारे 2 पुलिस अधिकारी, मतलब उनकी निर्मम हत्या हो गई, सोशल मीडिया पे आ रही है और हम मौन व्रत धारण किए हुए हैं। आपका क्या रोड मैप है? शहजाद भट्टी कौन है? तहरीक तालिबान हिंदुस्तान कौन है? खैर, कम से कम एसएसपी आदित्य ने यह कहा कि यह कोई नई आउटफिट है, इसके बारे में हमारी जानकारी नहीं है। लेकिन आज तो जानकारी कर लीजिए, अब तो कुछ कर लीजिए, और दोबारा ना हो सुरंगों के बारे में कार्रवाई करने। और मैं सुरंगों के बारे में जो टेक्नोलॉजी है, पूरे बॉर्डर को छनवा लीजिए, जहां जहां सुरंग हो उसमें बिल्कुल जो है जहर और वो पानी से घुलवा के दबवा दीजिए। दूसरी चीज ये कीजिए कि वॉच टावर्स और आप अपने यहाँ सीसीटीवी की अभेद्य व्यवस्था रखिए, बैकअप सिस्टम रखिए, वायरलेस कम्युनिकेशन को चाक चौबंद कीजिए, नेबरहुड वॉच योजना रखिए कि अगर कहीं भी कोई पत्ता, आप ये बता दें 6 तो खोखे मिले, कम से कम 6 गोलियां तो चली होंगी। और देहात में और रात के टाइम अगर गोली चलती है तो 1-2 किलोमीटर दूर तक आवाज जाती है, कोई नहीं जागा। क्या सिस्टम है हमारा? क्या चौकीदारी है? क्या हमारी अलर्टनेस है? ये 1000 चीज हम कर सकते थे, हमने क्रिया धारा ढेले करे। तभी मैं कह रहा हूं
100 नंबर में हमें 1 नंबर मिलेगा इस परफॉर्मेंस के ऊपर। बर्खास्त होना चाहिए ऐसा एसएचओ और सीओ, डिप्टी एसपी और एसपी। बिल्कुल सर, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? बॉर्डर स्टेट है। और सर, आप सीसीटीवी की बात कर रहे हैं, तो उस राज्य में उस पार्टी की सरकार है जो दिल्ली में 16 लाख सीसीटीवी लगाने का दावा करते थे, और कितने सीसीटीवी लगाए गए वो सबने देखे। तो वहां पर सीसीटीवी अगर खराब है सर, तो इनके ड्राइंग रूम के सीसीटीवी ठीक होंगे इस वक्त। आप सही कह रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और जिस बेशर्मी के साथ इनके दावे तब थे, और जिस तरीके के यहाँ पे जब खोखली बातें कर रहे हैं, 1-1 करोड़ देने से एएसआई और होमगार्ड के परिवारों के आंसू पूछ जाएंगे? नहीं पूछेंगे। 1-1 करोड़ कुछ नहीं होता है। आप उनको लाके दे दीजिए वापस, जो चले गए। वो तो हो नहीं सकता है, तो कम से कम इतना कर दीजिए कि जिन्होंने ये अपकृत्य किया है, अपराध किया है, और जो ये नृशंस हत्याकांड किया है, उनके ऊपर तो कार्रवाई हो जाए। लेकिन वो कुछ दिखाई हमें पड़ नहीं रहा है अंजू जी, कि ये एक हमारे एएसआई गुरनाम सिंह और होमगार्ड अशोक कुमार के वास्तविक, जो मैं समझता हूं, श्रद्धांजलि वही होगी जब ये आतताई मारे जाएंगे। सर, पिछले कुछ दिनों में बब्बर खालसा की एक्टिविटीज, खालिस्तानियों की एक्टिविटीज भी पंजाब में बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। जाहिर सी बात है, आईएसआई के टारगेट पर पंजाब रहता ही रहता है। लेकिन ऐसे में आपको लगता है केंद्र सरकार को, अब जैसे ऑपरेशन प्रहार की बात आप कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सख्त कदम उठाने पड़ेंगे? बिल्कुल उठाने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें अब वो स्टेज आ गई है कि आपकी बैंड एड से काम नहीं चलेगा। अब पूरी गंभीर सर्जरी, अब ये पंजाब कुर्बानी मांग रहा है, देश कुर्बानी मांग रहा है। अगर अब भी नहीं चेते तो मैं समझता हूं कि फिर बहुत देर हो जाएगी। इसमें बिल्कुल प्रभावी कार्रवाई और ऐतिहासिक कार्रवाई होनी ही चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, ऐतिहासिक कार्रवाई होनी चाहिए, प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन देखते हैं, जिन पुख्ता सबूतों का दावा पंजाब पुलिस कर रही है कि उनके पास बड़े पुख्ता सबूत हैं, उन सबूतों के आधार पर वो और क्या खुलासा करते हैं और किसके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। आपने सर समय निकालकर इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। धन्यवाद अंजू जी। जय हिंद, वंदे मातरम।